हेलो, वैसे सूर्य दिस साइड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस क्या होता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग और मॉडर्न के अकॉर्डिंग, दोनों एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोरियासिस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप के कॉजेस क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या बताई गई है आयुर्वेदा में और मॉडर्न में। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड में 100 मिलियन पेशेंट हैं सोरियासिस के। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रहता है, यानी ये एक दूसरे को छूने से फैलने वाला डिजीज बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है स्किन की। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है इरिथ्रोमेटस प्लेक्स, यानी रेड कलर की प्लेक्स हम लोगों को इसमें देखने को मिलती हैं। और सेकंड फीचर आता है वेल डिमार्केटेड स्किन, जहां पे भी सोरियासिस रहता है और जहां पे भी नहीं है, तो वहां पे आप क्लियरली डिमार्केट कर सकते हैं कि ये सोरियासिस वाला इफेक्टेड एरिया है। उसके बाद आता है सिल्वर स्केल्स, यानी सिल्वर कलर की वहां पे लाइनिंग आपको मिलेगी। तो सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें जो हम लोग की स्किन फॉर्मेशन जो कि 10 से 30 दिन तक लगते हैं, लेकिन सोरियासिस में आप लोग देखेंगे कि 3 to 5 डेज में ही बहुत ही रैपिड ग्रोथ होती है। तो वही एक प्लेग का निर्माण कर लेती है, जिसको हम लोग सोरियासिस बोलते हैं। अगर हम लोग आयुर्वेदा की कोरिलेशन में जाएंगे तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि ये कुष्ठ के अंदर आने वाली विचर्चिका व्याधि या एक कुष्ठ के अंदर हम लोग इसका निदान कर सकते हैं। अगर कुष्ठ के आप लोग कॉजेस देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे सोरियासिस के कॉजेस। सबसे पहले अगर कुष्ठ के जो भी मेन कॉज बताए गए हैं उसमें सबसे पहला आया है मिथ्या आहार विहार, यानी विरुद्ध आहार सेवन, विरुद्ध विहार सेवन। फलों को दुग्ध के साथ लेना, दुग्ध को नमक के साथ लेना, अचार को दुग्ध के साथ लेना। ऐसे जब हम लोग कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार बनाते हैं तो इनका सीधा इफेक्ट हम लोगों की बॉडी पे पड़ता है, जिससे दोषांश इम्बेलेंस हो जाते हैं और ये डिफरेंट टाइप की व्याधिस बनाते हैं, जिनमें से एक कुष्ठ विरुद्ध आहार का एक हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ हम लोगों के पूर्व जन्म में किए गए कृत्य, ये भी कुष्ठ के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग मॉडर्न में जाएंगे तो वहां पे WHO ने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया है, इट हैज नो क्योर और नो कॉज, नो क्योर और नो कॉज वाली ये डिजीज मानी है WHO ने, यानी इसका कोई कॉज नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट और मॉडर्न साइंस ने इसका कोई भी कॉज देख नहीं पाए हैं कि ये किस लिए होता है। लेकिन जहां तक देखा गया है ये ज्यादातर जेनेटिकली रिलेटेड रहता है। अगर आपके घर में किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं कि आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि सोरियासिस को ट्रिगर करते हैं, जिनमें सबसे पहला रहता है स्मोकिंग, फिर आता है ओबेसिटी, जिनकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिनका भार बहुत ज्यादा रहता है, उनको भी सोरियासिस ट्रिगर कर सकता है। और कुछ स्पेसिफिक टाइप की मेडिकेशन आती हैं, उनसे भी सोरियासिस ट्रिगर होता है। तो ये सारी चीजें हो गई जिनसे सोरियासिस के कॉजेस और किन चीजों से ये ट्रिगर होता है, और कौन से लाइफ ड्यूरेशन में, कौन कौन सी ड्यूरेशन में हम लोग को ये ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी 30 to 39 ईयर्स और 50 to 59 ईयर्स, इस वाली एज ग्रुप में ज्यादातर सोरियासिस देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके 6 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है प्लेक सोरियासिस, यानी इसमें प्लेक्स का निर्माण होता है। प्लेक्स यानी जो भी हम लोगों की स्किन है वो एक डिपोजिशन ले लेती है, और ये विंटर में बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और जो भी सोरियासिस, ये प्लेक सोरियासिस रहता है वो हम लोगों की स्काल्प में, नीज में, और जो भी हम लोगों के एल्बोज हैं वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है। और एक और इसका एक फीचर रहता है, ये एक सिमेट्रिकल वे में अकर होता है हम लोगों की बॉडी में। अगर आपके इस हाथ में है तो इस हाथ में भी होगा, तो यानी दोनों साइड एक तरीके से ये होता है। और इसमें एक और साइन मिलता है ऑस्पिट साइन। ऑस्पिट साइन में क्या होता है कि जो भी सोरियासिस का पेशेंट रहता है, अगर उसको खुजली मच रही है, अगर वहां पे वो इचिंग करेगा तो वहां का जो ऊपर का सिल्वर स्केल है वो निकल के उसके बाद उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक क्लिनिकल फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो भी प्लेक सोरियासिस रहता है ये मोस्ट कॉमनली फाउंड रहता है, मतलब सबसे ज्यादा जो भी सोरियासिस मिलता है वो प्लेक सोरियासिस ही मिलता है।
और इसके बाद ये भी जो विंटर्स में बहुत ही ज्यादा सोरियासिस के जो भी पेशेंट रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आता है गटेड सोरियासिस। गटेड सोरियासिस में क्या होता है कि ये ड्रॉपलेट जैसा पूरे बॉडी में आ जाता है, आपके बैक में और आपके चेस्ट वाले एरिया में ये आ सकता है। जो ये सोरियासिस रहता है इसके बाद आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत पस्टुलर सोरियासिस में क्या रहता है कि बॉडी में पस्ट्यूल का निर्माण हो जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बताई गई है। अगर ये वाला सोरियासिस है तो आपका जान को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, इसीलिए इसको तुरंत मैनेजमेंट करना चाहिए। और इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है, जब भी हम लोग इसमें स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट करते हैं, अगर उनको तुरंत विड्रॉ करते हैं तब भी ये पस्टुलर सोरियासिस बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करके आप लोगों को हार्म कर सकता है। उसके बाद आता है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इरिथ्रोडर्मिक जैसा कि नाम में ये इरिथ्रो यानी रेड और डर्मिक यानी स्किन, इसमें पूरी स्किन है सर से लेके पैर तक पूरी रेडिश हो जाती है, इसीलिए इसको इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है कि फ्लूइड लॉस बहुत ही हैवी अमाउंट में होता है, बहुत ही ज्यादा आपका जो भी कार्डिक लोड पड़ता है, जिससे कि कार्डिक फेलियर के चांसेस इस वाले सोरियासिस में बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रह सकती है। और उसके बाद आता है इनवर्स सोरियासिस। इनवर्स सोरियासिस में जो भी सोरियासिस की कंडीशन रहती है, जैसे प्लेक्स का निर्माण और स्केल्स का निर्माण, ये सब यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे डिमार्केशन आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी स्किन फोल्ड्स रहती हैं, जो भी हम लोगों का एक्सिला रहता है या भी जो ग्लूटल रीजन रहता है, वहां पे ये वाला सोरियासिस ज्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है नेल सोरियासिस। नेल सोरियासिस में क्या रहता है कि जो भी आपके नेल्स में डिजनरेशन हो जाता है और जो भी आपका नेल्स में पिटिंग हो जाती है उसको नेल सोरियासिस बोलते हैं। अगर आपको पहले से कोई सोरियासिस है, उसी का रिजल्ट आगे आके नेल सोरियासिस में रहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या क्या रहते हैं मॉडर्न में और आयुर्वेद में। आयुर्वेद में जैसे कि देखेंगे कि जो भी कुष्ठ है वो एक तरीके से रक्त दुष्टि के अंदर ही आता है, रक्त दुष्टि के कारण ही कुष्ठ का निर्माण होता है। त्रिदोष प्रकोप होने के कारण ये पूरे सर्व शरीर में फैल जाता है। उसमें सबसे हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग का रक्त मोक्षण है यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर सोरियासिस स्पेसिफिक में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग अगर वमन कराएंगे, क्योंकि अगर जो भी हम लोगों के रस की उत्पत्ति होती है वो आमाशय में होती है, और जो भी हम लोगों का आम का निर्माण होता है वो भी आमाशय में होता है। अगर अग्नि की दृष्टि हुई है तो वहां पे आम का निर्माण होगा। और अगर आप लोग सारता देखेंगे तो सबसे पहले आचार्य ने रस सारता नहीं बताई है, वहां पे त्वक सारता का वर्णन किया है। अगर वहां पे त्वक सारता है तो वहां पे त्वक और रस का रिलेशन है। अगर हम लोग यहाँ पे वमन कराते हैं तो जो भी दूषित रस रहता है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है, जिससे उसका इफेक्ट हम लोग की स्किन पे आता है। तो तभी देखा गया है कि वमन इसमें बहुत ही अच्छा लाभकारी रहता है। और जो भी हम लोग का रक्त मोक्षण भी हम लोग कुछ मात्रा में यहाँ पे करा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि मॉडर्न के प्रोटोकॉल क्या क्या रहते हैं। मॉडर्न का सबसे पहले रहता है टॉपिकल और सिस्टमिक। जो भी हम लोग का माइल्ड सोरियासिस रहता है उसको हम लोग टॉपिकली मैनेज कर देते हैं, और जब भी हम लोग ये मॉडरेट और सीवियर की ओर जाता है तो वहां पे हम लोग को सिस्टमिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जो भी अगर हम लोगों का माइल्ड सिम्टम के साथ है तो वहां पे कुछ हम लोग स्टेरॉइड्स की क्रीम्स और यूवी थेरेपी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब भी हम लोग सिस्टमिक की ओर जाएंगे तो वहां पे भी इंटरनली जो भी हम लोग को सिम्टम वाइज जो भी हम लोगों को देखने मिलेंगे तो वहां पे हम लोग वो ट्रीटमेंट वहां पे कर सकते हैं। वहां पे भी हम लोग इंटरनली एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग कर सकते हैं, और कुछ मेडिसिन बिल्कुल सोरियासिस के लिए स्पेसिफिक भी आती हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी ट्रीटमेंट कराने से पहले हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिकेशन मत खाइए, ऑन द काउंटर कोई भी मेडिकेशन मत लीजिए। हमेशा एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।